राधे राधे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आज की इस नई कहानी में स्वागत है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अब नीतू बाथरूम से नहाकर निकली तो लाइट बंद करना भूल गई। वह पूजा कर रही थी, तभी उसकी सास कमला जी ने बड़बड़ाना शुरू किया। बत्ती ऐसे जलाकर छोड़ देती है जैसे बिजली मुफ्त में आती है, बिल भरना पड़े तो पता चले। नीतू मायूस होकर सुनती रही। पूजा करते उसकी आंखें भर आईं। नीतू की शादी को 3 साल हुए थे। 2 साल तक सब ठीक ठाक चला, फिर अचानक उसके पति अक्षय की नौकरी छूट गई। दोनों बेहद परेशान थे। नीतू का बेटा भी 6 महीने का था। अक्षय की बहुत कोशिश करने के बाद भी जब नई नौकरी नहीं मिली तो उसने अपने पिता मुकेश जी से बात करके घर लौटने का निर्णय किया। मुकेश जी ने अपने पुत्र को ढांढस बंधाया कि तुम यहाँ आ जाओ और दूसरी नौकरी की तलाश करो, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके मन में कहीं न कहीं ये डर था कि अक्षय कहीं अवसाद में न घिर जाए, इसलिए वे यथासंभव सहयोग कर रहे थे। बेटे और बहू को नीतू अपने ससुर का बहुत सम्मान करती थी। वो स्वभाव से अंतर्मुखी थी, जल्दी अपनी बात किसी से नहीं कह पाती थी। बड़ों को पलटकर जवाब देना उसके संस्कारों में नहीं था। कमला जी नीतू को सुनाती कि जब की शादी हुई तो उनके आने के बाद मुकेश जी की तरक्की होती गई, पर कोई बहुएं ऐसी आती हैं कि पति का कामकाज चौपट हो जाता है। नीतू को ये बातें बाण की तरह सीधे हृदय भेदी लगती। वो तो पहले ही परेशान थी और कमला जी समय समय पर सुई चुभोती रहती। आर्थिक परेशानी के कारण मुकेश जी बेटे और बहू का खर्च उठाते थे और कमला जी एहसान की परतें चढ़ाती जाती। नीतू का आत्मसम्मान कुचलता रहता। जब नीतू कहीं बाहर जाने को निकलती तो कमला जी 2-4 सामान लाने को कहकर बोलती, अरे तुम्हारे पास पैसे तो होंगे नहीं, चलो मैं ही देती हूँ। वैसे तो अब तो दुगना खर्च हो गया है, पता नहीं कैसे चलेगा। नीतू के आत्मसम्मान को फिर से झकझोर दिया था कमला जी ने। वो वहाँ से चली गई। मुकेश जी अपनी बहू की व्यथा उसके चेहरे पर पढ़कर अपनी पत्नी से बोले, क्यों हर बात का एहसान जताती हो बहू से? वह इस घर की सदस्य है तो फिर क्यों उसके स्वाभिमान पर चोट करती हो? वह इस समय हमारे बच्चों का कठिन समय है, उनको हमारी ज़रूरत है। हम मदद नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी तुम उनका मनोबल बढ़ाने के बजाय तोड़ रही हो। कमला जी पति के मिजाज को देखकर चुप रह गई, पर वह सुधरने वाली कहाँ थी। अगर कभी खाना बच जाता तो वह बोलती, मुफ्त का सामान है, बर्बाद करते रहो। अपनी रकम लगती तो पता चलता। ऐसे ही कटु वचन प्रतिदिन नीतू को सुनने पड़ते थे। कभी कभी कमला जी तो अक्षय को भी सुना देती थी। बहुत ही अधिक मानसिक वेदना से गुजर रही थी नीतू। एक तो पति को दिन भर के तनाव में देखती, दूसरी तरफ सासू माँ उसके आत्मसम्मान को तार तार करने से कभी नहीं चूकती थी। छोटी बच्ची की वजह से नौकरी भी नहीं कर पा रही थी वह। आए दिन कमला जी नीतू के सामने अपनी तारीफों के पुल बांधती रहती। मैं जब ब्याह करके आई थी तो इस घर में कुछ भी नहीं था। मेरे कदम बहुत ही शुभ थे इस घर के लिए। मेरे घर में कदम रखते ही इस घर का नक्शा बदल गया, लेकिन तुम्हारे कदम शायद अक्षय के लिए शुभ नहीं है, तभी तो उसके साथ साथ सब लोग परेशान हैं। नीतू को समझ में नहीं आता था इन सब में उसकी क्या गलती है भला। इतना तिरस्कार करने के बाद कमला जी ने अपनी बेटी की किस्मत का बखान करना शुरू कर दिया। ऋचा भी अपने पति के लिए बहुत भाग्यशाली है। ऋचा से शादी के बाद दामाद जी का व्यापार दिन रात चौगनी तरक्की करने लगा है। नीतू अपनी तरफ किया गया इशारा समझ गई और अपने घायल हुए आत्मसम्मान को आंसुओं का मरहम लगाने के लिए अपने कमरे में चली गई। यही सब सुनते हुए और रोते हुए करीब 8 महीने का वक्त बीत गया था। 8 महीने के बाद अक्षय की नौकरी मुंबई में लगी। मुकेश जी ने बोला, पहले वहाँ जाकर अपने रहने की व्यवस्था कर लो, फिर नीतू और बच्चे को लेकर चले जाना। अगले दिन ही अक्षय मुंबई के लिए निकल गया और 4-5 दिनों के बाद ही फ़ोन करके बोला, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है और 1 हफ्ते में मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। इसी बीच अचानक एक दिन ऋचा अपनी बेटी के साथ मायके आई। अपनी बेटी और नातिन को आया देखकर कमला जी खुशी से फूली नहीं समाई, पर अगले ही पल ऋचा के चेहरे की उदासी उन्होंने पढ़ ली और पता चला कि दामाद जी को व्यापार में बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है और काफ़ी ज़्यादा कर्ज दामाद जी के ऊपर चढ़ गया है। 5 शोरूम में से 2 शोरूम बचे हैं जो कि घाटी में चल रहे हैं। यह सब सुनकर कमला जी और मुकेश जी के ऊपर तो मानो वज्रपात हो गया।
एक औलाद के दुख से अभी उभरे भी नहीं थे कि दूसरी औलाद का दुख सामने आ गया। ऋचा ने कमला जी को बताया कि उसकी सास तो उसे बहुत ही ज्यादा ताने देती हैं, कोई मदद करती हैं तो बस एहसान गिनवाती रहती हैं, मेरे आत्मसम्मान को कुचलती रहती हैं। ऋचा की बातें सुनकर कमला जी के विचार एकाएक बदल गए और वह बोलने लगी, तुम्हारी सास को अक्ल नहीं है क्या? भला ऐसे समय में बेटे बहू को भावनात्मक संबल की जरूरत होती है और वे तुम्हें ताने मार रही हैं। उन्हें तुम दोनों के साथ खड़ा होना चाहिए था। कमला जी की बातें सुनकर नीतू से रहा नहीं गया और वह बोल पड़ी, मम्मी की बेटी का दुख देखकर एकाएक आपके अंदर इतनी समझदारी कहाँ से आ गई? कल तक जब मैं इस परिस्थिति में थी तब तो आपने नहीं सोचा कि मुझे और आपके बेटे को आपकी भावनात्मक संबल की जरूरत है, न कि आपके तानों की। दूसरों के आगे हाथ फैलाना जितना पीड़ादायक होता है मुझे बहुत अच्छे से पता है। 8 महीने में इस दुख को झेल पाई हूँ, इसलिए मैं ऋचा दीदी के दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। लेकिन मेरा आत्मसम्मान तो आज तक आपने तानों से लहूलुहान होकर किया है और उसे आप कभी भी नहीं देख पाई। क्या हुआ? आत्मसम्मान का आकलन रिश्ते देखकर किया जाता है। बेटी का आत्मसम्मान होता है और बहू का आत्मसम्मान नगण्य होता है। नीतू ने अपनी नंद ऋचा से कहा, दीदी आप परेशान मत हो, आपका दुख मुझसे अधिक कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जैसे मैंने इस कठिन समय को पार कर लिया है, जल्दी आपका भी यह कठिन समय निकल जाएगा। हम सब मिलकर इस कठिन समय में आपके साथ रहेंगे। मुकेश जी ने कमला जी से बोला, कमला जी एक बात अच्छे से समझ लीजिए, मनुष्य नहीं बल्कि समय बलवान होता है और समय कब पलट जाए कोई नहीं जानता। आज ऋचा का दुख देखकर आपका दिल रो रहा है और वही दुख जब आपने अपनी बहू नीतू को दिया तो आपका कलेजा नहीं कांपा। फिर आप में और ऋचा की सास में क्या फर्क रह गया? आपने जो टीस नीतू और अक्षय के दिल को लगाई है वह उनके दिल में ताउम्र रहेगी, इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। कमला जी आत्मग्लानि से भर उठी। उन्हें ऐसा लगने लगा कि बहू के साथ उनके करने की भरपाई अब उनकी बेटी कर रही है और वह मन ही मन दृढ़ निश्चय कर रही थी अपनी बेटी की स्थिति संभालने की और बहू के मन में अपने लिए जगह बनाने की। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आए तो इसके लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।